प्यारे मित्रों, हिंदी भाषा साहित्य के इतिहास में हम लोग ने 2 वीडियो डाल रखी है। ये तीसरा विषय है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। आइए शुरू करते हैं। साहित्यिक भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास 11वीं शताब्दी से होने लगा था। हिंदवी, हिंदवी, हिंदुई आदि विभिन्न नामों से इसका प्रचार होता रहा। दक्षिणी के अनेक कवियों ने काव्य भाषा के रूप में इसका प्रसार प्रचार किया। आधुनिक काल में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ हुआ। 18वीं शताब्दी के अंत में गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक बने। भाषा नीति के तहत उन्होंने हिंदी में भी पुस्तकें लिखवाई। लल्लू जी लाल ने उनके कहने पर ही प्रेम सागर की रचना की थी, जिसमें उन्होंने यामिनी भाषा को छोड़ दिल्ली और आगरा की खड़ी बोली में लिखने की बात स्पष्टता से कही। सदल मिश्र ने भी अपने ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया। 1850 में सदल मिश्र ने खड़ी बोली में ही रामचरित्र की रचना की। परिनिष्ठित भाषा का रूप देने के लिए उस समय हिंदी को खड़ी बोली कहा जाने लगा। उस समय फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के 2 साहित्यकार भी खड़ी बोली में रचना कर रहे थे। पहले थे सदा सुखलाल और दूसरे थे इंशाह अल्लाह खां। इंशाह अल्लाह खां की कहानी रानी कीर्ति की कहानी में यह ध्यान रखा गया है कि इसमें हिंदी छोड़कर किसी बाहर की बोली का पुट ना मिले। इसके आसपास ही नजीर अकबराबादी आगरा में इस भाषा में रचना कर रहे थे। इन रचनाकारों की रचनाओं से स्पष्ट है कि खड़ी बोली ब्रजभाषा और रेखता से भिन्न बोलचाल की भाषा थी, जिसमें साहित्य रचना भी की जा रही थी। साहित्यिक भाषा के रूप में इसकी अपनी प्राचीन परंपरा थी और इसका विस्तार दिल्ली और आगरा से पटना और आरा तक था। ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में इस शताब्दी के अंत तक प्रतिष्ठित रही और गद्य पर भी उसका प्रभाव बना था। रीतिकालीन प्रवृत्तियों के बाद नई सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थिति में नव जागरण के कारण खड़ी बोली का विकास हुआ। खड़ी बोली के विकास में ईसाई मिशनरियों का भी योगदान रहा। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाइयों ने खड़ी बोली को अपने माध्यम के रूप में अपनाया। इस काल में इस भाषा का मानक रूप तो स्थिर नहीं हो सका, पर इसका विस्तार बहुत हुआ। उस समय संपर्क भाषा के रूप में खड़ी बोली ही माध्यम थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक कैप्टन टेलर ने 1815 में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का प्रयोग आधुनिक अर्थ में किया था। विलियम प्राइस ने भाषा नीति के संबंध में गिलक्राइस्ट के मत की आलोचना की और हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक एक प्रमुख देशी भाषा के रूप में स्वीकार किया। 19वीं शताब्दी के मध्य 2 प्रमुख साहित्यकार उभर कर आए। पहले राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिवप्रसाद ने अनेक पाठ्य पुस्तकों की रचना की और हिंदी को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाया। बाद में उनके भाषा संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया और वह हिंदी में उर्दू शब्दावली का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद के इस दृष्टिकोण के ठीक विपरीत राजा लक्ष्मण सिंह विशुद्ध हिंदी के पक्षधर थे। वे उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते थे। उन्होंने शकुंतला नाटक और मेघदूत के अनुवादों में भाषा के इस रूप को दिखाया।
उनका विचार था कि हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत के पद बहुत आते हैं और उर्दू में अरबी फारसी के, परंतु कुछ आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों में बिना हिंदी ना बोली जाए, और ना हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित भीमसेन शर्मा, अंबिका दत्त व्यास आदि भी भाषा के शुद्ध तावादी रूप के पक्षधर दिखते हैं। आगे चलकर खड़ी बोली का विकास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह के दो विपरीत मतों के मध्यम मार्ग को अपनाकर हुआ। धीरे धीरे खड़ी बोली व्यवहारिक रूप की ओर अग्रसर हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आविर्भाव के बाद खड़ी बोली की नई धारा का शुभारंभ हुआ। भारतेंदु के विराट व्यक्तित्व से खड़ी बोली प्रभावित हुई। यूँ तो भारतेंदु काव्य की रचना ब्रजभाषा में कर रहे थे और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे। भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के अन्य साहित्यकारों के सहयोग से उस समय खड़ी बोली हिंदी का पर्याप्त विकास हुआ। विशेषकर पत्रकारिता के कारण खड़ी बोली का विकास दृष्टिगोचर होता है। भारतेंदु के संपादन में कवि वचन सुधा के प्रकाशन से पत्रकारिता को प्रोत्साहन मिला। ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में काव्य रचनाएँ होने लगी। इस संदर्भ में अयोध्या प्रसाद खत्री का खड़ी बोली आंदोलन उल्लेखनीय है। इस प्रकार श्रीधर पाठक ने 1886 में खड़ी बोली में अनुवाद रूप में एकांतवासी योगी की रचना की। धीरे धीरे कवियों का झुकाव भी खड़ी बोली की ओर होने लगा। भारतेंदु ने शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी बहुल और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत निष्ठ हिंदी के बीच में से मध्यम मार्ग निकाला, जिसमें ना पंडिताउपन हो ना उर्दू की क्लिष्टता, और खुद उन्होंने 1873 में अंकित किया कि हिंदी नई चाल में ढली। भारतेंदु हरिश्चंद्र की हिंदी के अनिवार्य में हिंदी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जब भारतेंदु अपनी परिष्कृत भाषा सामने लाएं तो हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्यिक रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न न रह गया। भाषा का स्वरूप स्थिर हो गया। भारतेंदु के साथ साथ उनके मंडल के साहित्यकारों ने हिंदी के इस स्वरूप को स्थिर करने में उल्लेखनीय योगदान दिया, जैसे मथुरा के श्रीनिवास दास, अलीगढ़ के तोताराम, वृंदावन के राधा चरण गोस्वामी, पूर्वी क्षेत्र के गोपाल राम, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट आदि। देवकी नंदन खत्री अपने उपन्यासों के माध्यम से हिंदी का प्रचार कर रहे थे। उनके उपन्यासों की लोकप्रियता ने कई लोगों को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार इस काल में खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हो गई। वो थी आपकी संक्षिप्त परिभाषा और ये विस्तृत परिभाषा, विस्तृत नोट्स। खड़ी बोली हिंदी का गद्य। खड़ी बोली के साहित्य का उद्भव एवं विकास प्रारंभ में दक्षिण के अनेक मुस्लिम राज्यों के आश्रय में हुआ। खड़ी बोली गद्य का भी प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी देहलवी, जवान हिंदुस्तानी आदि कई नामों से पुकारा है, किंतु वस्तु वह खड़ी बोली का ही प्रारंभिक रूप है। दक्षिण के गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज में गेसुदराज, शाह मीराजी, शमसुल उस्साक, शाह बुरहानुद्दीन जानम, मुल्ला बजही आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 14वीं सदी से 17वीं सदी तक दक्षिणी हिंदी के रूप में खड़ी बोली गद्य का क्रमिक विकास हुआ। यद्यपि इसका मूल लक्ष्य
सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन है, किंतु समय के साथ साथ इसकी भाषा क्रमशः अधिकाधिक शक्ति संपन्न होती गई। वजही के अंतरतर भी अब्दुस्समद 1651, हुसैनी 1670, शाह बुरहानुद्दीन कादरी 1673, मोहम्मद शरीफ 1700 आदि लेखकों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, किंतु 18वीं शती में इसका स्थान उर्दू ने ले लिया, जिससे इसका विकास दक्षिण में अवरुद्ध हो गया। उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा का सूत्रपात 17वीं से 18वीं शती से होता है। प्राचीनतम गद्य रचना के रूप में अब तक प्रसिद्ध कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा रचना का 17वीं सदी का उल्लेख किया जाता है। 18वीं शती की दो महत्वपूर्ण गद्य रचनाएँ भाषा योग वशिष्ठ एवं पद्म पुराण हैं। इनमें से पहले के रचयिता पटियाला के राजाश्रित कथावाचक राम प्रसाद निरंजनी, अर्थात कहने का मतलब है भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं, तथा दूसरी के मध्य प्रदेश के निवासी पंडित दौलता राम थे, अर्थात पद्म पुराण के रचयिता हैं पंडित दौलता राम। दोनों ही पुस्तकें अनुदित हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी गद्य के क्षेत्र में एकाएक 4 उच्च कोटि के गद्य लेखक अवतरित हुए। पहले मुंशी सदा सुखलाल, इंशाह अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली के निवासी थे और उर्दू फारसी के भी विद्वान एवं साहित्यकार थे। खड़ी बोली में उन्होंने विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर नामक ग्रंथ का निर्माण किया, जो शैली की दृष्टि से प्रौढ़ रचना है। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं मुंशी सदा सुखलाल की। उनका खड़ी बोली में रचना है सुख सागर नामक ग्रंथ, और ये आधार बना है विष्णु पुराण के आधार पर। इंशाह अल्लाह खां उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे, किंतु उन्होंने उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी की रचना विशुद्ध हिंदी में करने का प्रयास किया। स्वयं उन्होंने इस तथ्य का निर्देश करते हुए लिखा, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। लल्लू लाल आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे तथा इन्हें संस्कृत के विशेष ज्ञान के साथ उर्दू का भी ज्ञान था। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना की लल्लू लाल जी ने, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा का वर्णन है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं लल्लू लाल जी के द्वारा। पहला है सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक, माधवनल, ब्रज, भाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास। लल्लू लाल जी ने बिहारी सरसई की टीका भी लिखी है, जिसका नाम है लाल चंद्रिका। लल्लू लाल जी ने गद्य को अधिक से अधिक ग्राह्य बनाने, उसकी अभिव्यंजनात्मक शक्ति को बढ़ाने और उसमें चमत्कार लाने की चेष्टा की है, किंतु इस कार्य में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। सदल मिश्र मूलतः बिहार के निवासी थे। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहते हुए 2 महत्वपूर्ण कृतियाँ प्रस्तुत की। पहली है चंद्रावती और या नासिकोपाख्यान, अर्थात चंद्रावती को ही नासिकोपाख्यान या नासिकोपाख्यान को ही चंद्रावती कहा गया, और रामचरित। ये रचनाएं क्रमशः संस्कृत की नचिकेत कथा एवं आध्यात्म रामायण पर आधारित है, यानी रामचरित रामायण पर और चंद्रावती अर्थात नासिकोपाख्यान आपकी जो है वो नचिकेता कथा पर आधारित है। ब्रज भाषा के साथ साथ पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखाई देता है। इनकी भाषा में सदल मिश्र की भाषा में। ईसाई प्रचारकों का योगदान। ईसाई प्रचारकों ने अपने मत का प्रचार करने के लिए अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद
व्याख्यान, लेख तथा पाठ्य पुस्तकें हिंदी में प्रस्तुत की, जिनसे अप्रत्यक्षतः हिंदी गद्य की सेवा हुई। सन 1798 में कलकत्ते के समीप श्री रामपुर में इनका एक सुदृढ़ केंद्र स्थापित हुआ। आगे चलकर इस संस्थान ने अपना मुद्रण कला भी स्थापित किया, जिससे सन 1838 से 1857 के बीच अंकगणित, ज्यामिति, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन आदि सभी मुख्य विषयों पर सरल एवं लोकोपयोगी शताधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं। ईसाइयों के द्वारा कलकत्ता और आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसके द्वारा विभिन्न विषयों पर पाठ्य पुस्तकें तैयार की गईं। हिंदी गद्य के विकास में राजा राम मोहन राय और उनकी संस्था ब्रह्म समाज का भी योगदान है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में वेदांत सूत्रों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। 1829 में एक पत्रिका बंगदूत भी हिंदी में निकाली। बंगाली होते हुए भी हिंदी को अपनाकर उन्होंने व्यापक राष्ट्रीयता का परिचय दिया। सारे राष्ट्र की भाषा हिंदी हो सकती है, इस तथ्य को राजा राम ने उस समय ग्रहण करके व्यापक दृष्टि एवं दूरदर्शिता का प्रमाण दिया। वहीं सन 1826 में कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादकत्व में हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड प्रकाशित हुई, जो साप्ताहिक थी। इस पत्रिका का लक्ष्य विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना था, अतः इसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यापारिक आदि विविध विषयों का समावेश रहता था। इसके अनंतर अनेक पत्रिकाओं जैसे बनारस अखबार, जो राजा श्री प्रसाद जी के द्वारा था, सुधाकर जो बाबू तारा मोहन, बुद्धि प्रकाश जो मुंशी सदा सुखलाल, विद्यादर्श धन प्रकाश जो ज्ञान प्रदानी पत्रिका इत्यादि में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होता था तथा इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यवहार विषयों पर गद्य लेखन की परंपरा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। आधुनिक काल के आरंभिक गद्य लेखकों में दो व्यक्तियों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला है राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा श्री प्रसाद सिंह ने 1845 में बनारस से बनारस अखबार निकाला। इसके उपरांत सन 1856 में इनकी नियुक्ति सरकारी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर हो गई। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति के लक्ष्य से विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिंदी में लिखीं। प्रारंभ में उन्होंने परिष्कृत हिंदी का प्रयोग किया, किंतु सरकारी अधिकारियों के प्रभाव से उनका झुकाव उर्दू या उर्दू मिश्रित हिंदी की ओर हो गया, अतः आगे चलकर वे उर्दू के ही पक्षपाती हो गए। उनके प्रारंभिक ग्रंथ जैसे मानव धर्मसार, योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल हस्तामलक, वामा मनोरंजन, आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना आदि की भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी है। वहीं आगे के ग्रंथों जैसे इतिहास, तिमिरनाशक, बैताल पचीसी आदि की भाषा उर्दू है। राजा लक्ष्मण सिंह विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए लिखा कि हिंदी और उर्दू दो नारी नारी बोलियां हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना हिंदी ना बोली जाए। अपने इसी दृष्टिकोण के अनुरूप उन्होंने कालिदास के अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया, जैसे मेघदूत, शकुंतला और रघुवंश, और इनका अनुवाद हिंदी में उन्होंने प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने गद्य को खड़ी बोली में तथा पद्य को ब्रज भाषा में प्रस्तुत किया है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ने भारतीय बुद्धिजीवियों को सचेत किया। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के उन्नयन हेतु आर्य समाज की स्थापना की, किंतु इसके द्वारा धर्म, समाज, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में क्रांति हुई। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की, आर्य समाज के अनेक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की तथा पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, उपदेशों, प्रवचनों, शास्त्रों के अनुवाद ग्रंथों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलकर हमारे साहित्य में सुधारवाद की जो लहर आई, उसे उत्पन्न करने में भी आर्य समाज का गहरा योगदान है। इस प्रकार भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी
गद्य की दो शैलियाँ विद्यमान थीं, एक तो उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी जिसका प्रतिनिधित्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे, तो दूसरी शैली संस्कृत शब्दों से युक्त हिंदी जिसका प्रतिनिधित्व राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा कर रही थी। भारतेंदु जी ने अपनी भाषा के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनका मंडल, जिसमें दयानंद सरस्वती एवं उनके अनुयायी धर्म एवं समाज के क्षेत्र में सुधार कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र नई क्रांति का सूत्रपात कर रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने अल्प जीवन काल में ही हिंदी गद्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया। एक और उन्होंने गद्य शैली को परिमार्जित एवं परिष्कृत करते हुए उनका मार्ग निश्चित किया, दूसरी ओर उन्होंने निबंध, नाटक, इतिहास, आलोचना, संस्मरण, यात्रा विवरण आदि गद्य रूपों की परंपरा का परिवर्तन भी किया। भारतेंदु की गद्य शैली अत्यंत व्यवहारिक एवं हिंदी की मूल प्रकृति के अनुरूप है। उन्होंने ना तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का अनावश्यक रूप में प्रयोग किया, ना ही उसका बहिष्कार। इसी प्रकार उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने संतुलित रूप में ही किया। विभिन्न प्रांतीय भाषाओं के शब्दों तथा ब्रज भाषा के अनुप्रयुक्त प्रयोगों से भी उनकी भाषा मुक्त है। विषय वस्तु, भाव विशेष एवं रूप विशेष के अनुसार उन्होंने विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। भारतेंदु युग के अन्य लेखक प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, राधा कृष्णदास, बद्री नारायण चौधरी, बाल मुकुंद गुप्त, श्रद्धाराम फिलौरी, किशोरी लाल गोस्वामी प्रभृति ने भी हिंदी गद्य के विकास में विभिन्न प्रकार से योगदान दिया, पर व्याकरण की शुद्धता एवं शब्दों की रूपों की एकता का उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया। साथ ही व्यंग्यात्मक शैली का विकास अधिक हुआ। गंभीर विषयों में प्रवृत्ति कम होने कारण विवेचनात्मक शैली अपेक्षाकृत कम विकसित हुई। वस्तुतः इन अभावों की पूर्ति परवर्ती द्विवेदी युग में हुई, अर्थात आगे आने वाला युग महावीर प्रसाद द्विवेदी युग एवं उनके सहयोगी। हिंदी गद्य के क्षेत्र में नई गति महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से हुई। वे सन 1900 में सरस्वती के संपादक नियुक्त हुए तथा इस पत्रिका के माध्यम से ही उन्होंने अपने युग के हिंदी साहित्यकारों का नेतृत्व करते हुए उनका ध्यान हिंदी गद्य और पद्य की विभिन्न न्यूनताओं एवं त्रुटियों की ओर आकर्षित किया। जहाँ पद्य के क्षेत्र में उन्होंने खड़ी बोली की प्रतिष्ठा के आंदोलन को दृढ़ किया, वहाँ गद्य क्षेत्र में भाषा की शुद्धता, शब्दों की रूपों की एक रूपता, व्याकरण के दोष परिष्कार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। गद्य के संबंध में उनकी भाषा नीति के 4 सूत्र इस प्रकार हैं: विषयानुकूल एवं जनता के अनुकूल सरल, शुद्ध एवं प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग करना, उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों को स्वीकार करना, शब्द रूपों एवं प्रयोगों को निश्चित रूप प्रदान करते हुए भाषा में एक रूपता लाना, भाषा की अभिव्यंजना शक्ति की अभिवृद्धि के लिए संस्कृत के सरल एवं उपयुक्त तत्सम शब्दों, लोकोक्ति, मुहावरों तथा अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करना। इस नीति का पालन न केवल उन्होंने स्वयं किया अपितु दूसरों से भी करवाया। गद्य शैली के परिष्कार के अतिरिक्त गद्य के विषय क्षेत्र के विस्तार एवं विभिन्न रूपों के विकास के लिए उन्होंने अपने युग के साहित्यकारों को प्रेरित एवं उत्साहित किया। स्वयं भी साहित्यिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, भौगोलिक विषयों को अपने निबंधों में प्रस्तुत करके विषय विस्तार एवं गद्य शैली का आदर्श प्रस्तुत किया। हिंदी गद्य का प्रौढ़तम रूप। हिंदी गद्य का प्रौढ़तम रूप द्विवेदी जी के परवर्ती कतिपय लेखकों की रचनाओं मिलता है। शुक्ल के निबंधों में जहाँ विवेचन शैली, गंभीरता का सर्वोत्कृष्ट एवं रूप दृष्टिगोचर होता है, जहाँ जयशंकर प्रसाद महादेवी द्विवेदी की शैली में गद्य की सरसता, चित्रात्मकता, कलात्मकता के श्रेष्ठ उदाहरण मिलते हैं। इसी युग में निबंधकारों, नाटककारों, उपन्यासकारों, संस्मरण लेखकों एवं आलोचकों ने गद्य की व्यंजना शक्ति एवं उसके भेदों के विकास में अपूर्व योगदान दिया। वस्तुतः आज का हिंदी गद्य विषय क्षेत्र की व्यापक साहित्यिक रूपों की विविधता एवं गद्य शैली की प्रौढ़ता की दृष्टि से अत्यंत गंभीर एवं व्यापक समृद्ध है। तो अब तक हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स पढ़ा और लॉन्ग नोट्स पढ़ा। अब हम लोग आपका MCQs टाइप नोट्स पढ़ेंगे, 1 लीनियर। उसके बाद हम लोग MCQs पर भी आएंगे। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। इसका क्षेत्र रहा दिल्ली, मेरठ, आगरा और अम्बाला। इसका उपनाम रहा, अर्थात खड़ी बोली का उपनाम है कौरवी और देहलवी।
इसकी अनेक शैलियाँ हैं, जैसे हिंदुई, रेखता, उर्दू, दक्षिणी, हिंदी, हिंदुस्तानी। इसका अर्थ है कठोर। खड़ी बोली का अर्थ है कठोर। किनके अनुसार? धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। प्रेम सागर जो लल्लू लाल जी की रचना है, लल्लू लाल ने पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया। प्रेम सागर में जो लल्लू लाल ने लिखा है, उन्होंने पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग किया, खड़ी बोली शब्द का। 19वीं शताब्दी से खड़ी बोली में पूर्व लिखने वाले कवि, अर्थात जब 19वीं शताब्दी नहीं आई थी उसके पहले 11वीं शताब्दी में जो कवि खड़ी बोली में रचनाएं कर रहे थे, उनमें पहला नाम आता है अमीर खुसरो का, जो पद्य लेखन कर रहे थे खड़ी बोली में। और उसके बाद हैं सरफुद्दीन, फेरगेसुद राजा। आगे 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के पुनरुत्थान के कारण, आखिर वो कौन कौन से कारण थे कि खड़ी बोली आई 19वीं शताब्दी में? पहला है ब्रजभाषा के स्तर में गिरावट। ब्रजभाषा जो रीतिकाल से चली आ रही थी और आधुनिक काल में भी रही, लेकिन आधुनिक काल में आते ही जो है ब्रजभाषा का स्तर धीरे धीरे गिरने लगा और ब्रजभाषा लोगों के मन से उतरती चली गई। ब्रजभाषा में केवल श्रृंगार की प्रधानता थी और उसमें कोई भी रस की प्रधानता नहीं रही थी। ये भी एक कमी थी और ये ही कारण था कि खड़ी बोली का पुनरुत्थान हुआ। तत्कालिक समस्याएं नदारद, अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि 19वीं शताब्दी के पहले जो रचनाएं हो रही थी ब्रजभाषा में, उसमें समस्याओं का वर्णन नहीं था बल्कि केवल श्रृंगार की बातें थीं। ब्रजभाषा में गद्य साहित्य का अभाव था, गद्य नहीं बल्कि केवल पद लिखे जा रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की गई। उसके बाद अंग्रेज़ों ने प्रोत्साहित किया कि आप लोग क्या करें, खड़ी बोली में रचना करें। अनेक साहित्यकारों को, जॉन गिलक्रिस्ट खड़ी बोली को पूरे भारत की भाषा बताएं, है ना। जॉन गिलक्रिस्ट ने खड़ी बोली को क्या बताया? पूरे भारत की भाषा बताई। ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि किन किन कारणों से खड़ी बोली आगे आई 19वीं शताब्दी में। ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार हेतु बाइबल का अनुवाद खड़ी बोली में किया। राजा राम मोहन राय विद्यासागर ने समाज सुधार में खड़ी बोली में प्रचार तथा रचनाएं की। अब हम लोग बात करेंगे 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। तो पहले हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के, ये थोड़ा हम लोग आगे बढ़ गए, यहाँ से पढ़ते हैं। अमीर खुसरो, कबीर, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि की भाषा खड़ी बोली रही। अकबर के समकालीन कवि रहीम की भाषा और घनानंद की विरह लीला एवं कवि रघुनाथ की इश्क महोत्सव में खड़ी बोली देखने को मिलती है। तो अमीर खुसरो, कबीर, नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि की भाषा क्या रही? खड़ी बोली। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी। पहला हम लोग हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, जो 10 जुलाई 1880 में स्थापित हुआ और पहले इसका नाम था ओरिएंटल सेमिनरी। फोर्ट विलियम का कॉलेज का नाम था ओरिएंटल सेमिनरी। इसके संस्थापक हैं लॉर्ड वेलेजली और अध्यक्ष रहे जॉन ग्लिस्काइस्ट। और इसके हिंदी, ये जॉन ग्लिस्काइस्ट जो थे हिंदी उर्दू अध्यापक थे और हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष भी थे ये। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर थे 2 अध्यापक, पहले सदल मिश्र और दूसरे थे लल्लू लाल। और उसके बाद पंडित यानी भाषा मुंशी के पद पर जो थे लल्लू लाल, उनके बारे में जानेंगे हम लोग। तो लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं। प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। रचना है इनकी प्रेम सागर, सिंहासन, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, लताइफे हिंदी। उसके बाद है भाषा उनकी कैसी रही? तत्सम शब्दावली रही। ब्रज भाषा का मिश्रण भी रहा। विदेशी शब्दों का निषेध इन्होंने किया, इन्होंने विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं किया लल्लू लाल जी ने। सदल मिश्र भी भाषा मुंशी के पद पर रहे आपके फोर्ट विलियम कॉलेज में। इनकी रचना है सुख सागर और नासिक के उपाख्यान, जो खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। और बिहार के पूर्वीपन का प्रयोग उन्होंने रचनाओं में किया है। इनका वाक्य सरल और मुहावरेदार है। और प्रेम सागर की बात करते हैं तो लल्लू लाल का प्रेम सागर ही हिंदी का पहली रचना मानी गई है। और ऐसे अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपका आता है ये क्या कहते हैं नासिक के उपाख्यान जो है, तो ये भी पहली रचना ही मानी जा सकती है। वहीं इंशाअल्लाह ने रानी केतकी की कहानी लिखी, जो उदय भानचरित है ना, ये दूसरा नाम है इनका
रानी की थी। कहानी का नाम दूसरा नाम है उदय भानचरी, जो कि इन्होंने लिखी। इंशाअल्लाह ने सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की, जो विष्णु पुराण से संबंधित है। खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में ईसाई पादरियों का योगदान। 1801 ईस्वी में विलियम केरे यानी न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद खड़ी बोली में किया गया। 1854 में हिस्ट्री ऑफ बाइबल का अनुवाद खड़ी बोली में किया गया। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि इनके बारे में ईसाई पादरियों का योगदान खड़ी बोली में। अब हम लोग जहाँ विविध पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन भी खड़ी बोली में किया गया। अब जानेंगे हम लोग 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली की पत्रिकाएँ कौन कौन सी रहीं। तो पहली पत्रिका जो थी वो थी उदंत मार्तंडे 1826 में। उसके बाद बंगदूत जो राजा राम मोहन राय द्वारा रचित है, संपादित है। प्रजामित्र बनारस अखबार जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा संपादित है, जो बुद्धि प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी 1852 में। तारा मोहन मित्र सदा सुखलाल सुखसागर, है ना। तो ये तारा मोहन मित्र जो है ये किसके द्वारा रचित है? सदा सुखलाल सुधाकर द्वारा। विद्या दर्शन, धर्म प्रकाश, ज्ञान दीपिका, वृत्तांत, दर्पण, भारत खंड, अमृत। तो ये पत्रिकाएँ हैं जो खड़ी बोली के विकास में अपना हमें योगदान देती हैं। राजा शिव प्रसाद सिंह की अरबी फारसी मिश्रित शब्द शैली के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह ने अरबी फारसी के शब्दों से मुक्त हिंदी भाषा का समर्थन किया। भारतेंद्रीय युग में खड़ी बोली हिंदी का गद्य प्रारंभ हुआ। अनेकों विद्याएं आलोचना संस्करण का उदय हुआ। तो ये हम लोगों ने आपका थ्योरी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में MCQs पढ़ेंगे